Hello, welcome you all to my next lecture. Today we are going to deal with friction. Friction क्या होता है? फ्रिक्शन जब कोई भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो या मोशन की टेंडेंसी हो, जरूरी नहीं है कि मोशन हो, इट्स मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो उसको जो अपोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। भाई सरफेसेस कितने भी स्मूथ हो, मान लो इस सरफेस के ऊपर ये दूसरी बॉडी चल रही है, ये कितना भी स्मूथ क्यों ना नजर आए, इसमें कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी, कुछ ना कुछ हर्डल्स जरूर होंगी मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये जो हर्डल्स होंगी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। भाई सीधी सी बात है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलना चाहती है या फ्लोर के ऊपर चलना चाहती है, फ्लोर को बॉडी मान लो, तो जो सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उनके टेंजेंशियल, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के टेंजेंशियल एक फोर्स लगता है जो मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर मोशन करने की कोशिश कर रही है रेस्ट में लेकिन मोशन करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में होती है और बॉडी मोशन की कोशिश कर रही होती है, और ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कैसे लगता है, क्या डायरेक्शन है फ्रिक्शन की, क्या रीजन है फ्रिक्शन का, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, और इनके ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स, ऑल दिस वी वांट टू स्टडी टुडे एंड आई होप सो आप सब तैयार हो। यस, ठीक है, मूव ऑन टू द शीट। सपोज करिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी रख दी, इस बॉडी को हम इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू मूव इट, या आई एम हैविंग सम टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो जब मोशन की टेंडेंसी होती है उधर, तो अपोजिशन मिलेगा यहाँ पर टेंजेंशियल, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के टेंजेंट के नाम, एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन आया कहां से, भाई जो दोनों सरफेसेस हैं ये कितने भी स्मूथ क्यों ना नजर आए, इनके बीच में कुछ रफनेस है, और ये जो रफनेस है, दिस रफनेस एट मॉलिक्यूलर लेवल या मैक्रोस्कोपिक लेवल भी हो सकती है, रफनेस acts as hurdles that is responsible for opposition in the motion। और इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेसेस की, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओवर लुब्रिकेशन, जब आप किसी सरफेस को जरूरत से ज्यादा लुब्रिकेट करते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और उसका रीजन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही है। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। अब अगर हम इस फ्रिक्शन के टाइप्स बोलें, तो जब बॉडी रेस्ट में है और मोशन की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, और जब बॉडी मोशन में है, मूव करने लग गई, तो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये बॉडी है, इसको मूव करने के लिए, टू मूव द बॉडी, एक एग्जांपल है, जस्ट वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 20 न्यूटन। I am talking about starting the motion, to start motion of body, मिनिमम फोर्स चाहिए 20 न्यूटन। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, और आपको कम से कम चाहिए 20 न्यूटन जब ये बॉडी मूव करने लग जाए। तो अब बताओ, अगर फोर्स की वैल्यू आप चेंज करते हैं, वेरिएबल है, मान लो फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, अगर फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। फोर्स आपने 5 किया तो फ्रिक्शन 5 हो गया, फोर्स आपने 10 किया तो फ्रिक्शन 10 हो गया, फोर्स आपने 17 किया तो फ्रिक्शन भी 17 हो गया। भाई जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन होगा, मतलब ये क्या हुआ, दिस इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के बराबर ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी जब तक बॉडी रेस्ट में है, जब आप स्टार्ट कर देंगे मोशन 20, जब आप 20 से ज्यादा फोर्स लगाएंगे या 20 लगाएंगे तो बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं एक्सटर्नल फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स का, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे
वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा जब तक बॉडी रेस्ट में है। अब फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स जिसके बाद बॉडी रेस्ट से मोशन में टर्न करती है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक स्टैटिक है, इसके बाद काइनेटिक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ा कम है, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्लियर? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब आप जरा इधर देखो, जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, किसी सरफेस पे रेस्ट कर रही है, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं इनके परपेंडिकुलर इसको मिलता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या मिलता है? नॉर्मल रिएक्शन। मैं थोड़ा शीट चेंज कर लेता हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शीट। इधर देखिए, जैसे ये हमारे पास कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, तो इसके परपेंडिकुलर मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में किसके बराबर है? mg के बराबर। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस हो, ये है नॉर्मल रिएक्शन, तो वेट कहाँ लगना है? अगर ये थीटा है तो ये वेट लग रहा है mg, और ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन इस बार किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर। और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। F इज इक्वल टू म्यू n। n की वैल्यू यहाँ पर mg है, यहाँ पर n की वैल्यू mg cos थीटा है, और म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं म्यू को? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही तो वी टॉक अबाउट स्टैटिक, और जब मोशन में तो वी टॉक अबाउट काइनेटिक। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि हम सिर्फ लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ही आपको फॉर्मूले की जरूरत है। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। क्या हुआ? बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, उसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा ना चाहिए, सिर्फ लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, आई कॉल इट लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू काइनेटिक इंटू एन। और याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से ज्यादा होता है, इट इज ग्रेटर। देखिए ध्यान से, बहुत बेसिक बातें हैं, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, एंड आई थिंक दे आर क्लियर टू यू। अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना चाहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे मैंने एक बॉडी रख दी, अब मैं जैसे से इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, ये बॉडी एक लेवल पे अपने आप ही नीचे डाउन द प्लेन आने लग जाएगी। तो जब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो एक मिनिमम एंगल जिसपे बॉडी अपने आप ऑन इट्स ओन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी रखी हुई है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है, आप इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे बढ़ाते ये बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन नीचे मूव करने लग जाती है। किस एंगल पे मूव करती है, थीटा या फाई? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब आप एक चीज सोचिए, बॉडी अपने आप ही नीचे मूव करती है, मोशन नीचे है, तो किसके कारण होगा? mg sin थीटा कंपोनेंट के कारण। और मोशन की टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, म्यू एन। तो यानी मोशन तब स्टार्ट होगा जब mg sin थीटा इस म्यू एन को ओवरकम कर ले, मतलब एट इक्विलिब्रियम स्टेट mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। यहाँ पर जो mg cos थीटा कंपोनेंट है और इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देखिए साइन है, ये कॉज है, mg कट गया तो tan थीटा की वैल्यू आ गई म्यू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है।
तो आप किसी भी सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। सीधा एक काम करिए, इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी को रखिए, इंक्लिनेशन बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, और एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी अपने आप ही मूव करने लग जाएगी। समझ रहे हो आप एक कोई भी सरफेस लो, जैसे अपनी कॉपी लो, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखो और उसका इंक्लिनेशन धीरे 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 बढ़ाते जाओ एक पर्टिकुलर एंगल पे, कहीं ना कहीं पर वो बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन आ जाएगी। किसके कारण? mg sin थीटा के कारण। तो मिनिमम एंगल जिस पे बॉडी स्टार्ट कर देती है स्लाइड करना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो mg sin थीटा है वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है। वो कौन सा फ्रिक्शन है? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट आता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है। कौन सा कोएफिशिएंट होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। एक बार शीट पे फिर आते हैं। तो tan थीटा इज व्हाट? म्यू। या फिर अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज चाहिए, दैट इज tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स म्यू। आई थिंक इट्स क्लियर। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर बॉडी को हमने इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका वेट तो नीचे लग रहा है mg, ये तो हमेशा फिक्स है बातें। नॉर्मल रिएक्शन, ये कंपोनेंट अगर ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये हो गया mg cos थीटा, और इधर क्या आ गया? mg sin थीटा। और अब अगर आप बॉडी को मान लीजिए नीचे मूव करना चाहते हैं, मोशन नीचे की तरफ करना चाहते हैं, तो अगर ये थीटा आपका रिपोज से कम है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ये थीटा रिपोज के बराबर या उससे ज्यादा है तो बॉडी अपने आप ही आ जाएगी। अब आई वांट टू मूव द बॉडी डाउन, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन म्यू। फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज म्यू। अब कह रहे हैं फाइंड मिनिमम फोर्स कितना चाहिए टू स्टार्ट द बॉडी मूविंग, मिनिमम फोर्स। तो अब मान लीजिए आपने फोर्स लगाया F, कितना फोर्स लगाया? F। तो इसका मतलब हुआ ये F आपने लगाया, F और mg sin थीटा पहले से ही लग रहा है, तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? भाई सीधी सी बात है, F प्लस mg sin थीटा दैट शुड बी इक्वल टू ओवरकम, इन दोनों को मिल करके फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेना चाहिए। और n की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। तो फोर्स कितना चाहिए? म्यू n माइनस mg sin थीटा। म्यू n इज mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो मिनिमम फोर्स चाहिए, that is mg common mu cos theta minus sin theta. This is the minimum force required to just start the body moving down the plane. लेकिन अगर ध्यान से देखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम फोर्स से ज्यादा हुआ तो ध्यान देना बॉडी विल एक्सीलरेट। कितना एक्सीलरेट करेगी? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड माइनस मिनिमम फोर्स चाहिए था जो अपॉन में मास ऑफ द बॉडी। यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको? अभी हमने कहा कि अगर हम बॉडी को नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए होगा, आपने कैलकुलेट किया। अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए होगा, वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए शीट पे। अगर ये बॉडी है, आप इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, मोशन की टेंडेंसी ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगाएंगे? ऊपर। अब फोर्स ऊपर लगाएंगे, मोशन ऊपर है, तो फ्रिक्शन हो गया नीचे, और mg sin थीटा पहले से ही नीचे था। तो आप देखिए F की वैल्यू क्या हो गई? F की वैल्यू हो गई म्यू n प्लस mg sin थीटा। मतलब सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस हो गया, तो फोर्स हो गया mg कॉमन म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप। डाउन में यहाँ माइनस था, अप में यहाँ प्लस है, मतलब अप में ज्यादा फोर्स लगेगा। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप बॉडी को इंक्लाइन पे ऊपर ले जाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर? और अगर एक्सटर्नल फोर्स बड़ा है मिनिमम से तो सेम कॉन्सेप्ट, एफ एक्सटर्नल माइनस मिनिमम अपॉन मास ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए। समझ में आया यहां तक? ये फ्रिक्शन की बहुत बहुत बेसिक बातें थी, और अब हमें इसके ऊपर काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने, और उसके साथ काफी सारे नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देखो इसको।
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वन मोर शीट, अब हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। जब कोई बॉडी, एक बॉडी किसी सरफेस पे रोल कर रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोल कर रही है बॉडी, हमें मालूम है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। ये आता कहाँ से? जब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बहुत पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ पर, तो रोलिंग फ्रिक्शन आया कहाँ से? देखिए, जब ये बॉडी इस सरफेस पे रोल कर रही है तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोट्रूशन बना देती है, जहाँ पर दबा देती है इसको, तो यहाँ एक हम्प बन जाता है। इस हम्प के कारण यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन ये मान लेते हैं, यहाँ पर इसने दबा दिया एक हम्प, जैसे ये बॉडी रोल कर रही है, यहाँ पे एक हल्का सा हम्प बन गया प्रेशर के कारण, तो इस हम्प के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। क्लियर है? ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं। क्लियर है तक? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, बॉडी का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे, mg बोल दो। अब मान लो आप इसको मूव करना चाहते हो, तो आपको कुछ फोर्स चाहिए, फोर्स कुछ चाहिए मिनिमम टू मूव द बॉडी। तो ये मिनिमम फोर्स जो चाहिए, आप नॉर्मल, अगर ये एंगल हमने फाई माना तो ये भी एंगल फाई होगा। कंपोनेंट्स बनाइए, ये होगा n cos फाई जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है, और इधर कौन सा है? n sin फाई। तो ये जो फोर्स चाहिए दैट शुड बी मिनिमम इक्वल टू n sin फाई। और साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसको हम a मान लेते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस। तो n a बाई r, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, n a बाई r। देख रहे हैं ध्यान से? और यही जो है, दिस इज फ्रिक्शन रोलिंग की वैल्यू। एंड वी दिस a, यहाँ पर n इज नॉर्मल रिएक्शन, r इज रेडियस, दिस a हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? लेंथ तो है, नजर ही आ रही है, पता है, ध्यान देना। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज a हियर, और इट हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया हुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक डायमेंशनलेस वैल्यू थी स्टैटिक और काइनेटिक के अंदर, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट होता है उसके डायमेंशंस लेंथ के डायमेंशंस के बराबर होते हैं। ए डिफरेंट थिंग, ध्यान रखिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, उसके डायमेंशंस लेंथ के बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, क्लियर? इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आसान तरीका अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर सीधी सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा हुआ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। लॉजिक ये था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जस्ट लर्निंग बात बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है और रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू n बाई आर, और कोएफिशिएंट आ गया म्यू n बाई आर, और म्यू को ही हमने a बोला है वहां पर, जिसके डायमेंशंस लेंथ के बराबर होते हैं। तो वही चीज आ गई। यू कैन रिमेंबर इन एनी ऑफ द टू वेज। आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देखिए, यू कैन नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों आपने देखे, और जब स्लाइडिंग में बॉडी स्टार्ट करने वाली होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रेस्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन पे काइनेटिक फ्रिक्शन, कैसे वैल्यूज लग रही हैं, इनको ध्यान से एनालाइज करिए, और आगे क्वेश्चंस में इनके बहुत डिटेल्स आएंगे। एंड टिल देन, गुड बाय। यू कैन हैव रेस्ट फॉर 1 minute before moving on to the next slide. Okay.